हाँ, पर जो लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं ना, दे आर लाइक रियली स्केयर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि मैं सबको बताता तो हूँ कि ऑनलाइन का ऑप्शन भी है, एंड एवरीबडी इज लाइक नहीं सर ऑनलाइन नहीं, प्लीज ऑफलाइन अगर करा सकते हो तो ही बात कर। एक बार तब तक देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मैंने बताया था एट एन, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसके पास वाले पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लेके आते हैं, है ना। अगर हम क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके आते हैं और हमको वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एट ए विल बी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। याद आ गया। और अगर इंफिनिटी से हम बी तक लेके आते हैं, से बी थोड़ा दूरी का पॉइंट है यहाँ पर, इंफिनिटी से हम बी तक लेके आते हैं तो VB will be work done to bring a charge from infinity to B per unit charge। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम A से B या B से A लेके आते हैं तो इस प्रोसेस का जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम B टू A, ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट बाय सिंपल कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A is equals to work done from infinity to A। समझ में आया बात? इंफिनिटी से B और B से A ले जाने का वर्क डन इज इंफिनिटी से A ले जाने का। तो वर्क डन फ्रॉम B टू A का आ गया वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B। और इसको हम लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिख सकते हैं बेसिकली Q इंटू पोटेंशियल ऑफ A माइनस Q इंटू पोटेंशियल ऑफ, मैंने याद करने के लिए बोला था कि वर्क डन फ्रॉम B टू A में इट विल ऑलवेज बी चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो जरूरी नहीं है हमेशा वर्क डन फ्रॉम B टू A ही पूछा जाए, दे कैन आस्क वर्क डन फ्रॉम A टू B आल्सो एंड दैट विल बी Q इनटू VB माइनस VA। ओके, सो आइदर दिस और दैट। याद आ गया? चलो, एक तो ये चीज बताई थी। उसके बाद मैंने पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चन कराए थे क्या कल? अच्छा, मैं तो याद नहीं आ रहा लास्ट में कहां तक पहुंचे थे हम। क्या फिर से बोलना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देयर इज दिस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। मान लो कि एरिया में फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, ठीक है, और यहां पर मैं दो पॉइंट की बात करूं, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे सोचना है? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन टू गेट अ चार्ज टू अ पॉइंट पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट चार्ज, F by Q और W by Q। तो अभी अगर मैं बोल दूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए और बी में कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा? VA और क्यों हाई पे कौन होगा? इक्वल टू होंगे या लेस होगा? विच वन इज करेक्ट? दोनों इक्वल होंगे? नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे। और बताओ, पहले तुम सही बोले थे। हाँ, यूनिफॉर्म है, पहले तुम सही बोले थे। पोटेंशियल एट A विल बी हायर देन पोटेंशियल एट B। पता है क्यों? एक बात सोचो, अगर यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को B A की तरफ ले जाए तो मेहनत करनी पड़ेगी, या A से B की तरफ लेके आए तब मेहनत करनी पड़ेगी? किस केस में? हाँ, तो हाँ, जब B से A जाने पे आपको वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल। आपको हमेशा तब वर्क करना पड़ेगा जब आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। समझ रहे हो? जो हाई पोटेंशियल है पॉइंट, इसका मतलब इट इज टफ टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट। इफ सम पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज को ले जाना मुश्किल है। ओके, ठीक है। नहीं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, अगर पॉजिटिव चार्ज को बीच में रख दें तो उस पर किधर फोर्स लगाएगा? फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू QE, राइट। तो इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज अपने आप चल के किधर आएगा? B की तरफ। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अगर आप पहाड़ के ऊपर पत्थर रखते हो तो वो अपने आप किधर जाएगा? लो पोटेंशियल की तरफ। ओके, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज अपने आप जा रहे हैं, दैट पॉइंट इज एट
लो पोटेंशियल, और जिधर ले जाने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है दैट पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? और अगर फॉर्मूले से देखें, फॉर्मूले से मतलब लॉजिक नहीं पता है मान लो, तो हम बोल सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन टेक अ चार्ज फ्रॉम B to A पर यूनिट चार्ज। और तुम्हें वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr कहां से कहां तक? ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। कहां से कहां तक? B to A पर यूनिट चार्ज। अगर मुझे नेगेटिव साइन हटाना है तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर सकता हूं। A to B F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr पर यूनिट चार्ज। और आई होप पता है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हटा के क्या कर सकते हैं? A to B E डॉट dr। ये बड़े काम का फॉर्मूला है। VA माइनस VB कितना हो गया? E डॉट dr A to B। समझ में आई बात? और अच्छे से समझाता हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr का इंटीग्रेशन A से B तक हो जाएगा AB वेक्टर। तो इसको समझना, इसको थ्योरेटिकली समझना, मतलब सॉरी प्रैक्टिकली समझना। हाँ, ऐसे समझना कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेसिकली इट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, AB डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर कूलम, यानी क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वोल्ट। तो याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच कैलकुलेट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो E डॉट dr फ्रॉम A टू B, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू AB वेक्टर। अब इनटू नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट AB वेक्टर। तो अगर आपको यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और ये डिस्टेंस पता है तो आप फट से पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर, तो VA माइनस VB आप सीधे सीधे बोल सकते हो 20 न्यूटन पर कूलम इंटू 5 मीटर, यानी 100 जूल पर कूलम। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट। 100 जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। समझ में आई बात? हाँ, पर मल्टीप्लाई से तब कर पाएंगे बेटा जब कांस्टेंट है दोनों, ठीक है? अगर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई भी तभी कर सकते हैं जब सेम डायरेक्शन में है, किसी और डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अरे ये मेरा व्हाट्सएप बहुत आवाज कर रहा है, लेट मी क्लोज इट। ओके बच्चों, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का? ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ, इट्स लाइक दिस बेटा कि नदी का फ्लो जितना ज्यादा है और दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस जितनी ज्यादा है, दोनों पे ये डिपेंड करेगा कि उन दो पॉइंट्स के बीच हाइट डिफरेंस कितना है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता चला जाता है, या ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको उतना उसके अगेंस्ट चलने में और मेहनत करनी पड़ेगी और टेस्ट चार्ज को ले जाने में और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टू यूज भी है। ओके, ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में इन पर क्वेश्चन कराता हूं। हाँ, एक और लिख लेना, इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं। उल्टे से मेरा मतलब है कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी एबल, वी कैन राइट इट माइनस dv बाई dr r कैप, और एक और फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x i कैप माइनस डेल v बाई डेल y j कैप एंड माइनस ये डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन k कैप। इसको कैसे यूज करना है मैं अभी बताता हूं 2 मिनट में। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ओके, इट गोज बोथ वे राउंड। इसको इंटीग्रेट या मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल आता है तो डिफरेंशिएट कर उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके, इसको भी लिख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, अरे डेल वी बाई डेल, हाँ तीसरा वाला z होगा, एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है, लिख लिया, हटा। ओके, एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, देन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी ए माइनस वी बी, जो कि गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 2,4। चल ओके, ट्राई टू अप्लाई दैट वन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया होता तो सिर्फ ए बी से डॉट प्रोडक्ट कर देते, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया है, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूं, अगर कोई हिंट चाहिए तो देख लेना। dr वेक्टर को बच्चों dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हैं, पर ऑफकोर्स dz की कोई जरूरत नहीं है, पर चलो लिख देता हूं। dr वेक्टर को ये लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन कहां कहां हो सकती है, x कोऑर्डिनेट में चेंज, y में चेंज और z में चेंज। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में i का कोएफिशिएंट i के साथ और j का कोएफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। k का कुछ है नहीं तो k का कोएफिशिएंट वाला टर्म 0 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट एंड पुट द लिमिट्स फ्रॉम x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 1 से 2, और y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 3 से 4। हाँ, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आई। मेरा -10 आ रहा है, जरा कंफर्म करना। ये आया ही नहीं सार्थक, क्या हुआ इसको? कॉल करता आ रहा है। ओके ओके, तुमको समझ में आ गई ना टेक्निक? डॉट प्रोडक्ट भी समझ गए होगे और इंटीग्रेशन भी समझ गए होगे। ओके, हाँ, इसका उल्टा होगा तब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, दूसरी साइड से पोटेंशियल का फंक्शन दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। देखो देता हूं, हाँ, अब मैं इसका उल्टा क्वेश्चन दूंगा। लिखो, द पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन एज, द पोटेंशियल in a region is given as a function of x, y and z. Okay? Calculate electric field in that region. I think मुझे एक करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने शायद यूज ही नहीं किया होगा अभी। डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल y j कैप माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, पहले इस पूरे फंक्शन को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के टर्म्स में, तो y और z के टर्म्स को कांस्टेंट मानना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x y क्यूब में 2 और y क्यूब को कांस्टेंट मानना है। x का डिफरेंशिएशन 1 की पावर 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और z का डिफरेंशिएशन i क्या। आई थिंक पहला टर्म मैंने बता दिया, दूसरा तुमको खुद से बताना चाहिए। आर्यन तू बताएगा के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और 2x पहले से है, 6xy, बहुत बढ़िया। तीसरा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा j कैप। आदित्य लास्ट वाला बताओगे, z के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, 0 पहला टर्म, दूसरा टर्म भी 0, तीसरा टर्म भी 0। हाँ, है ही नहीं एक्चुअली, कुछ है। z का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ओके, इसको 0 मत कर देना जल्दबाजी में। आई थिंक ये दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा इसको सॉल्व करके साफ सुथरे से लिख दो। तो प्रेटी इजी, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज वेरी 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 इजी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा। अब नहीं, वो कुछ ऐसा पूछ लेगा, इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, समझ रहे हो? तो x y z की वो वैल्यूज पुट करनी होंगी तुम, या इस कोऑर्डिनेट पे इतना चार्ज रखा है उस पर फोर्स बताओ। तो पहले फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स बताना पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ, मेन वर्क यही होगा कि इसको सही से डिफरेंशिएट देखिए आदित्य। ओके, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। और हाँ, आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करो तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अगर मैं 4 पॉइंट्स बनाऊं, कभी A B C,
तो पोटेंशियल एट ए सबसे ज्यादा होगा और पोटेंशियल एट सी सबसे कम होगा। और अगर मैं एक पॉइंट यहां पर बना दूं डी, तो बी और डी का पोटेंशियल बच्चों सेम होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अगेंस्ट द फील्ड इंक्रीज होगा। इफ यू मूव परपेंडिकुलर टू द फील्ड द पोटेंशियल विल रिमेन सेम। क्या ये बात समझ में आती है? अब किसी भी फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मूव करते रहोगे तो वो एक्चुअली 2D में एक शेप बन जाएगी, समझ रहे हो? एक पूरी सरफेस जैसी बन जाएगी जिसपे सारे पॉइंट्स पर आप घूम सकते हो while being perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, कहीं से आ रही है, किसी रैंडम पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, उसका केस भी कर लेंगे अभी, है ना? सबसे सिंपल केस बता दूं, सार्थक कहां तुम खुद ही गायब हो गए थे, सबको बुला के बैट मार दिया वाईफाई में। बहुत बढ़िया। तुमने मारा तो नहीं उसको? उसने तो नहीं मारा तुमको? मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? तो हम ये बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अगर उसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चार्ज को ले जाना आसान है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को ले जाना टफ है, वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है? याद ना, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइंड होता था? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो हाई पोटेंशियल पे पहुंचोगे। तो यहां पर ए बी सी 3 पॉइंट लिए, तो मैं बता रहा था कि वी ए सबसे ज्यादा होगा, वी बी कम होगा और वी सी सबसे कम होगा। और फिर हमने बात करी कि बी के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करें और डी पॉइंट पे जाएं तो बी और डी, बी से डी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ना तो डायरेक्शन में गए ना अपोजिट गए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किए। तो अगर आप परपेंडिकुलर मूव करोगे तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? रिवर के बच्चे, रिवर के अगर डायरेक्शन में फ्लो में जाओगे तो हाइट डिक्रीज होगी आपकी, अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो हाइट इंक्रीज होगी। पर अगर रिवर के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो ना तो हाइट इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? फिर हमने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब बी और डी तो 2 ही पॉइंट हैं जहां हम परपेंडिकुलर मूव करें। एक्चुअली 3D में एक सरफेस बन जाएगी, यहां पर ऐसी इस तरह की एक सरफेस बन जाएगी और इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, थोड़ा समझना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो वाईजेड डायरेक्शन में जो प्लेन होगा, समझ रहे हो? वाईजेड में जो प्लेन आएगा, y ऊपर नीचे और z अंदर बाहर, तो मुझे 3D में बनाना पड़ रहा है तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट yz डायरेक्शन में जो प्लेन होगा उसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। तो इस तरह की सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, आप ड्रॉ कर लो तो मैं लिखा दूंगा इसकी डेफिनेशन। वैसे नाम से समझ में आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी है? जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ, जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाईजेड प्लेन में होगी। ओके, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता, इतना मतलब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चों? उससे दूर जाता हुआ, ऐसे। और ये तो मैं 2D में बना पा रहा हूं, दूर जाता हुआ तुम्हारी तरफ भी आ रही होगी एक रे, मतलब प्लेन के बाहर की तरफ भी रेज होंगी। तो अगर मुझे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव करूं एक पॉइंट से शुरू होके, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? 3D में एक स्फीयर बन जाएगा। समझ में आती है बात? तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? प्लेनर। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। और कौन सा चार्ज देखते हैं हम ज्यादा? लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, लाइन चार्ज का फील्ड कैसा होता है? ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से होता है ना, ठीक है।
तो लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे बनानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो वो कैसी होगी? सिलिंड्रिकल होगी। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था पर मैंने सोचा पहले तुम फिगर बना लो फिर बोलता हूं। चलो इसको हटाओ, ड्रॉ कर लिया। स्फेरिकल सरफेस में मतलब हाँ एक आर डिस्टेंस की स्फेरिकल सरफेस होगी। फिर इससे थोड़ा दूर ये पॉइंट चूज किया तो सेम पोटेंशियल यहां पर भी होगा, 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 यहां पर। तो फिर एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। इस तरह से बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी एक पॉइंट चार्ज के आसपास, और वो सारी कैसी होंगी? स्फेरिकल। ऐसे ही एक लाइन चार्ज के लिए भी बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं अलग अलग रेडियस की। इस सिलेंडर के भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई सरफेस बना सकते हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस पे थ्योरेटिकली आएगा क्वेश्चन, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। हाँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल इस पे पूछा था कुछ साल पहले नीट में। इट वाज वेरी सिली न्यूमेरिकल। कुछ ऐसी अजब सी सरफेसेस बना दी थी उन्होंने, 3-4 ऐसी, कुछ फिर ऐसी, ऐसे कुछ सरफेसेस बना दी थी शेप, और बोल दिया था ये चारों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, VA, VB, VC। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद पर कुछ कुछ वैल्यू याद है। ये 20 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, और ये 5 वोल्ट पे है, और ये 0 वोल्ट पे। ठीक है, इन सबका पोटेंशियल है। तो एक चार्ज पार्टिकल को, 5 कूलम चार्ज पार्टिकल को यहां से P से Q पहुंचाना है, नहीं Q से P पहुंचाना है। वर्क डन टू मूव 5 कूलम चार्ज फ्रॉम Q टू P। ऐसा कुछ क्वेश्चन था दो केसेस में। एक बार Q और P यहां पर थे और एक बार Q और P यहां पर थे। तो मैंने दोनों एक ही में बना दिए, उनमें 2-3 फिगर शायद बनी आई थी। एक बार इस केस में मूव करना है बच्चों, एक बार इस केस में मूव करना है, और क्वेश्चन पूछा था दोनों में वर्क डन किस में ज्यादा लगेगा। तो क्या आप लोग बताना चाहोगे केस 1 और केस 2, केस में वर्क डन ज्यादा किस में लगेगा? पहले तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े? Q से P तक जाने का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा? Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वर्क डन फ्रॉम टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B, क्या फॉर्मूला है? Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, सार्थक समझ में आ रहे हैं ना तुझे? हाँ, ये लास्ट क्लास में बता दिए थे, आज का स्टार्टिंग तेरा छूट गया, अच्छा पढ़ा रहे थे। Q इंटू VP माइनस VQ पर रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। तो VP माइनस VQ करना है। तो बच्चों VP माइनस VQ सोचने में लगता है यहां ज्यादा डिस्टेंस है, यहां कम डिस्टेंस है, पर पहले ही बता दिए हैं कि ये चारों सरफेस कैसी है? इक्वी पोटेंशियल। तो चाहे इस पॉइंट का पोटेंशियल की बात करें या इसके पोटेंशियल की बात करें, सबका पोटेंशियल तो सेम है ना बच्चों। VP माइनस VQ इस केस के लिए भी 20 माइनस 5 ही होगा। दोनों केसेस के लिए वर्क डन 75 जूल ही आएगा। समझ में आई बात? हाँ बोल, ऐसे होगी। हाँ, प्रोबेबली इस तरह से होगा। डिस्टेंस कम हो गया, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसने ये कहा बोला कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है तो पक्के से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगा और वहां पर कम होगा। समझ रहा है? हाँ, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ अगर सरफेस दे दी तो सब जगह पोटेंशियल सेम लेना है तुमको, शेप कैसी भी बना के दे दे। ओके, हाँ डोंट वरी सार्थक, बस एकदम नया अब शुरू कर देंगे हम। जो मैंने क्लास का पढ़ा है तू बस स्टार्टिंग की आधे घंटे की वीडियो देख लेना दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, कुछ नया, मतलब वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वही है कि फॉर्मूले रखते रखते लोग इनिशियल वो भूल जाते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, और इसलिए पोटेंशियल के क्वेश्चन बहुत ही करते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि इसका मीनिंग क्या है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट चार्ज। इसको कभी ना भूलो। ओके, और दूसरा मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एज अ स्टूडेंट। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे
याद ही नहीं रहता था कब ए से बी करना है, कब बी से ए करना है। तो आज जो हमने पढ़ा ई डॉट डी आर, ठीक है, सार्थक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है तूने, पी बी इज टू ई डॉट डी आर, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट हाफ में हमने यही सीखा था। और तीसरा, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम ए या ए टू बी इज क्यू इंटू वी बी माइनस बी। लिटरली मतलब मैंने पोटेंशियल में यही तीन चीजें पढ़ाई है, तो ये तो एकदम क्लियर होगी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड वी टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इसके रखते ही इसके आसपास के पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब अगर इंफिनिटी से कोई चार्ज लेके आएंगे तो ये रिपेल करेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स सॉल्व दिस वन एंड लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर। इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे बताना है, ठीक है। आज ही हमने सीखा है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब ये तो हमें पहले से पता है। और इस फील्ड की वजह से हम बोल सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखो कि जब इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे, बहुत दूर चले गए, तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो ये इंफिनिटी है हमारी। तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, कैलकुलेट करना है, और यहां का पोटेंशियल पता है। तो द इजिएस्ट वे इज VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E डॉट डी आर। मुझे सार्थक में थोड़ा सा तरस आ रहा है कि मैंने उसे ये समझाया तो वो नहीं था, तो बच्चे एक बार फिर से बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तो वो मीटर से मल्टीप्लाई हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी न्यूटन इंटू मीटर हो गया। न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम क्या हो गया? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी, ये फॉर्मूला आज हमने जब समझा था तो ये बताया था मैंने। तो E डॉट डी आर करना है कहां से कहां तक बच्चों? A से B तक, A से B तक। तो दिस वन इज इजी एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पॉजिटिव क्यू चार्ज का, खुद से R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? KQ बाई R स्क्वायर इंटू डी आर का से कहां तक? A पॉइंट पर R की वैल्यू है R, और B पॉइंट पर R की वैल्यू है इनफाइनाइट। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे KQ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें तब भी ध्यान से देख लेना, R से इंफिनिटी, डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई होप सबको आता है, वो होता है -1/r, आता है ना सबको। और वैल्यूज इंफिनिटी, और जब मैं पुट करूंगा वैल्यूज तो KQ -1/इंफिनिटी माइनस ऑफ -1/r। आई डोंट नो मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों लेता हूं इस चीज को। इन दी एंड एवरीबडी जस्ट रिमेंबर्स कि V माइनस V इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई? KQ बाई R, और V इंफिनिटी तो जीरो है ही, तो बेसिकली V की वैल्यू कितनी आ गई? KQ बाई, दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, कितना? KQ बाई R। इसका मीनिंग समझो, इसकी अगर वैल्यू आई 10 वोल्ट, तो यहां पर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 जूल। 2 कूलम को लाने में 20 जूल। इज दैट क्लियर? 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल काम करना पड़ेगा पर यूनिट को उस पॉइंट पे लाने में। ठीक है, एनीवे यू शुड राइट इट डाउन फास्ट। इस फॉर्मूले का यूज करना सीखना है अच्छे से, अभी सिखाता हूं। मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था एंड स्टूडेंट सॉ इट, सर कब से स्टार्ट करेंगे, अब बहुत मन है पढ़ने का। वही ऑनलाइन से परेशान हो गए। तो 5 अक्टूबर से शायद स्टार्ट है ना दिल्ली का स्कूल। मैंने बोला यस, तो सर कब स्टार्ट करेंगे? मैंने कहा ऑलरेडी कर दिया। तो सर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तू बिहार में बैठा है, बताऊंगा तो तू क्या आ जाएगा ट्रेन पकड़ के। अरे सुमित, एक लास्ट ईयर 12th के बच्चे आए थे ये, और बोले थे 11th सर गड़बड़ा गया, लेकिन अब 12th में आपसे पढ़ लेंगे। फिर कोरोना हो गया। 11th पहले ही गड़बड़ था, 12th इन लोगों को अपना टीचर बिल्कुल पसंद नहीं था इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल भी मतलब। और अब उसी टीचर से ऑनलाइन पढ़े होंगे 4-6 महीने। ओके, हटा दूं इसको? आ रही है ना? कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? ठीक, हटा दूं ना?
KQ/R। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू है +5 माइक्रोकुलम। माइक्रो पता है ना सबको, 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। और इससे 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया A, और इससे 300 मीटर की डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लिया B, ठीक है। क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 2 कूलम चार्ज फ्रॉम B to A। चलो सॉल्व करके दिखाओ। आप लोगों को पहले पोटेंशियल एट A कैलकुलेट करना चाहिए KQ/R से, फिर पोटेंशियल एट B, ये भी KQ/R से। तो इसको RA बोल देना, इसको RB बोल देना। और वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम B to A का फॉर्मूला बताएगा कोई? बहुत बढ़िया, वैल्यू पुट कर दो सारी और आ जाना चाहिए आंसर। छोटा क्यू कौन सा है यहाँ पर, स्मॉल क्यू कौन सा है? 2। बहुत नहीं नहीं नहीं, 2। 5 तो ये वाला है बेटा, जिसकी वजह से पोटेंशियल है। ऐसे बातें मत करो, ठीक है। 5 ये वाला है, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं दोनों पॉइंट पे और इसको मूव कर रहे हैं। हालांकि गलत करने से भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, पर किसी क्वेश्चन में नहीं भी आएगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। मैं धीरे धीरे इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि तुम में से कोई बता दे। 600 आ रहा है, और किसी का है? हटा दो ना। ओके ओके, तो मैं पोटेंशियल का थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आया। अब सुनना ध्यान से। क्या बताया था मैंने? सेम क्लास ले रहा हूं मैं, जो दिन में पढ़ा रहा हूँ वही शाम को पढ़ा रहा हूँ, याद रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे याद रहे, ताकि जब भी ट्रांजिशन हो तुम लोगों का इधर से उधर या उधर से इधर, तो कोई दिक्कत ना है। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q और उसके बगल में दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है Q, तो मिड पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या सीन होगा अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है R एंड R? मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहले वाले चार्ज की वजह से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। किस तरफ होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? टू द राइट। कितना होगा? KQ/R²। आई क्या ये बात सबको पढ़ा चुका हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज, ठीक। मिड पॉइंट पे दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे कैसा होगा? हर डायरेक्शन में अलग अलग। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा? डिस्टेंस तो उतनी ही है, KQ/R² पर माइनस आई कैप। क्या ये बात समझ में आती है? अगर दो इक्वल चार्जेस हैं तो उनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पॉइंट पे, इसकी वजह से कितना होगा? KQ/R। इसकी वजह से कितना होगा? इसमें तो कोई आई कैप जे कैप आएगा नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर होती है भाई? पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क स्केलर है, तो ये पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R, और दूसरे की वजह से भी कितना होगा? KQ/R। तो पोटेंशियल आ गया 2KQ/R। क्या ये चीज करेक्ट है या कुछ गड़बड़ है? हाँ, सेकंड वाले में क्या होगा फिर? दिस थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है। मिड पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर कुछ भी फोर्स लगेगा नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे क्या है? 0। दिस इज करेक्ट। पर इस पॉजिटिव चार्ज को जब आप इंफिनिटी से लेके आ रहे होगे तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? आपको रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहां पहुंचने में आपको इन दोनों चार्ज का रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। एक बार यहां पहुंच गए तब रिपल्शन 0 हो गया है, पर जब लेके आ रहे होगे तो वर्क डन आपको दोनों चार्जेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल उस पॉइंट पर डबल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो, एक तो बचेगा। हाँ, तो जितना एक की वजह से है उसका डबल ही हो रहा है भाई। एक की वजह से भी तो वो कंपोनेंट यूजलेस जा रहा था। अगर आप एक्स डायरेक्शन में चार्ज को मूव कर रहे हो और फोर्स थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में भी है, तो वाई डायरेक्शन वाले की वजह से तो कोई वर्क डन आना नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? एक और तरीका भी है समझाने का मेरे पास। जैसे ये एक पहाड़ है
पहाड़ के ऊपर बॉल को रख दो तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा बच्चों। पर इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर तक पहुंचने में वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब ऊपर ले जा रहे होगे तब तो ग्रेविटी इसको नीचे रोकने की कोशिश करेगी ना, एंगल पे लग के, mg sin थीटा। इसमें आ रही है बात। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स 0 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? जिस रास्ते से लेके आए उसमें कितना वर्क करना पड़ा। इज दैट क्लियर? वर्क नॉन जीरो होगा ऊपर तक जाने में, जबकि ऊपर वाले पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा। ऐसे ही अगर दो सिमिलर चार्ज हैं तो मिड पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, दो सेम चार्ज हैं, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि जब आप इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो ये दोनों उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये बात अभी तो तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आएगी, पर 7 महीने बाद जब ये एग्जाम में आएगा, 1 मिनट के अंदर डिसाइड करना हो, तब तुम गलती कर सकते हो। तो मैं लिखा दूंगा, पहले तुम इसको कॉपी कर। थ्योरी में बोलता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। एक सेकेंड, कहां से कहां? किसी भी चार्ज के एब्सोल्यूट पोजीशन पर पोटेंशियल इंफिनिटी रीच हो जाएगा, के क्यू बाई आर, आर टेंड्स टू 0। तो हम बात नहीं कर सकते उस पॉइंट की, ठीक है। हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लस क्यू की अपनी खुद की पोजीशन पर पोटेंशियल इंफिनिटी रीच हो जाएगा। किसी भी चार्ज की पोजीशन पर दूसरा चार्ज नहीं रख सकते आप। गैप 0 कर दोगे ना चार्ज के बीच, फोर्स भी इंफिनिटी पहुंच जाएगा और पोटेंशियल भी इंफिनिटी पहुंच, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। दो दूर वाले पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा। अभी समझाता हूँ, वैसे भी ज्यादा ही कलरफुल हो गया, हटा रहा हूँ इसको, हटा दूं ना? सुनना ध्यान से। इट्स नॉट दैट टफ एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस। एक पॉजिटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव, ठीक है। ये बताओ इन दो पॉइंट्स में किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा? क्यों सोचा तुमने ऐसा? क्योंकि टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे तो ये दोनों उसको अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर ए और दूसरा पॉइंट मैंने सेंटर ले लिया, सी में। अब किसका पोटेंशियल हायर होगा? सी का ही हायर होगा भाई। लेके आओगे तो अपोज तो अभी भी करेंगे ना। सी का पोटेंशियल हाईएस्ट होगा एज कंपेयर टू इस लाइन के सभी पॉइंट से, लेकिन सी पर फील्ड 0 होगा। क्या अब बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर कि तुम्हें ये याद रह जाए, तो इस नोट का बी पार्ट में मैं क्या करूंगा, एक पॉजिटिव रखूंगा और एक नेगेटिव रख दिया, ठीक है। अब बताओ मिड पॉइंट पे क्या होगा। अब अगर तुम टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो इनमें से एक उसको रिपेल करेगा और दूसरा उसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? और दोनों का फोर्स भी सेम होगा, सेम मतलब इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो इस केस में मिड पॉइंट के इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? V इज इक्वल टू के प्लस क्यू बाई आर प्लस के माइनस क्यू बाई आर। कितना हो जाएगा पोटेंशियल? 0। पर इस केस में इस पॉजिटिव वाले का फील्ड भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है? गोइंग अवे। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है? कमिंग टुवर्ड्स। तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड भी नीचे। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली 2kq बाई आर स्क्वायर होगा, गिवन दैट ये डिस्टेंस r है। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करें तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। क्या अब बात समझ में आई? तो बेसिकली तुम एग्जाम में अपनी गट फीलिंग से मार्क नहीं कर सकते आंसर। ट्राई टू राइट समथिंग, ट्राई टू ड्रॉ समथिंग। अगर करोगे तो फिर सही आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। जब इंफिनिटी से चार्ज को लेके आएंगे तो जितना इनमें से एक अट्रैक्ट करेगा उतना ही दूसरा रिपेल करेगा। अब आई नो कि यू आर थिंकिंग सर इन दोनों का फोर्स कैंसिल आउट तो नहीं होता दिख रहा। फोर्स इस तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और तेरे को डिस्प्लेस इस तरफ करना है। ये हो गया 90 डिग्री। वर्क डन होता है F डॉट S। समझ में आ रही बात? परपेंडिकुलर फोर्सेस का वर्क डन। पोटेंशियल का एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? kq बाई आर। तो भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए kq बाई आर, तो नेगेटिव के लिए माइनस kq बाई आर। सेम स्केलर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती, पर वो पॉजिटिव। कौन सा 2q से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का? kq बाई आर स्क्वायर। गोइंग अवे फॉर पॉजिटिव चार्ज, कमिंग टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। याद आया? पक्का?
हाँ, पोटेंशियल में साइन पुट करना है, फील्ड और फोर्स में साइन पुट नहीं करते, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं साइन की मदद। पोटेंशियल में साइन पुट करना है। हाँ, ये चीज मैं समझा भी देता हूँ। एक्चुअली क्लास की स्टार्टिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई, क्लास का भूल गया कि मैंने एग्जैक्टली क्या पढ़ाया था। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का। आई कैन नॉट गेट टू सी योर नोट। तो अगर जरा सा कुछ ऐसा टॉपिक छूटा है ना, पोटेंशियल का मीनिंग समझा दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल मैंने आज सवेरे वाली क्लास में बताया, और अभी तुम्हारे में बताना भूल गया क्योंकि आई थॉट कि पिछली क्लास में बता दिया होगा। ठीक है, इसको लिख लो। तो एक चीज और बतानी थी, नेगेटिव पोटेंशियल का मीनिंग नहीं समझ में आता है। पॉजिटिव तो समझ में आता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल 50 जूल पर कूलम है तो वहां पर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है अभी बताता हूं। हटा दूं इसको? हाँ, मतलब रिलीज कैसे होगा वर्क डन, वो चीज बतानी है, जरूरी है। द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल, ये नोट लिखवाता हूं मैं, फिर भी भूल गया। पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास के किसी पॉइंट का पोटेंशियल, लेट्स से इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो आप इसको तुरंत कैसे पढ़ोगे? 20 जूल पर कूलम। इसका आप क्या मीनिंग निकालोगे? इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 जूल। समझ में आती है बात या नहीं? ठीक है। अगर इन्फिनिटी से यहां लेके आना हो तो मतलब दूरी अभी भी पूरी है, पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज के साइड लेके आना हो तो बच्चों उतना ही वर्क करना पड़ेगा या कम वर्क करना पड़ेगा? जब तुम लेके आ रहे होगे उस टाइम के बारे में सोचो। बी पॉइंट पर जब तुम लेके आ रहे होगे तो थोड़ा सा तो ये निगेटिव तुम्हारी हेल्प करेगा ना, अट्रैक्ट करके इसको। थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा कम मतलब लेट्स से इस पर है 3 वोल्ट यानी 15 जूल वर्क करना पड़ रहा है पर कूलम। इस केस में 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 15 जूल। अब सोचो, यहां पर एक पॉइंट है, तुम जब इस तरफ लेके आ रहे थे तो तुमने फील किया कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को फ्री भी छोड़ देता हूं तो ये इधर तो अपने आप ही दौड़ता हुआ चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मैं बस बाउंड्री बना दूं, ऐसे बाउंड्री खींच दूं, ठीक है, ऐसी बाउंड्री जो कोई वर्क नहीं करेगी, बस इसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो इस तरफ तो ये अपने आप ही खिंचता चला आएगा सी की तरफ, पुलिंग फोर्स की वजह से। इनफैक्ट जब ये सी की तरफ आ रहा होगा वेलोसिटी अलग बढ़ेगी, पहले स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर और फास्ट होगा, फिर और फास्ट होता जाएगा। तो सी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो ये यहां रुकेगा भी नहीं, तो किधर चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो अगर आपको सी पॉइंट पर इसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू स्टॉप इट एट दिस पॉइंट। और जब आप इसे इस पॉइंट पर सी पर लाने की कोशिश कर रहे होगे, रोकने की कोशिश कर रहे होगे, उस टाइम पे आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि बच्चों वर्क डन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। क्या ये याद है आप लोगों को? वर्क एनर्जी पावर से याद है सार्थक? तो इस केस में आपको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो दौड़ा दौड़ा आ रहा है और आगे और चला जाएगा। तो चूंकि आपका वर्क डन नेगेटिव है, मान लो आपको वर्क डन करना पड़ा नेगेटिव -10 जूल, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा -10 जूल पर कूलम, दैट इज -10 वोल्ट। तो पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक है, वो फॉर्मूले अभी भी वैलिड रहेंगे। कौन से वाले? सी से ए ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो अभी भी क्या चलेगा? सी से ए का वर्क डन Q इंटू ए माइनस बीसी। हाँ, वो अभी भी चालू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसी निगेटिव हो जाएगा और वो माइनस माइनस होके आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ना आज की क्लास की पहली चीज बतानी थी मुझे, और मेरे को लगा कि मैंने बता दिया क्योंकि मैंने सवेरे वाले बैच में बता दिया। लिख लो इसको। मतलब मेरी आदत होती थी कि क्लास में जाते फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज कि बच्चों के नोट्स लेके उसमें देख लूता था कि क्या क्या पढ़ा दिया था, कुछ छूटा था, कौन सा क्वेश्चन कराया था। नहीं, हाँ बोल। हाँ, नॉट नेसेसरीली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो होगा मिड पॉइंट पर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो, समझ रहे हो? हाँ, मैंने ये बोला था कि 1+q चार्ज यहाँ है, 1+q चार्ज यहाँ है। इस पॉइंट को A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं,
इसके मिड पॉइंट को C बोलते हैं और इस पॉइंट को D बोलते हैं। ओके, तो आप VC माइनस VD आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? VC होगा, ये R है, ये R है, तो VC होगा 2 इंटू KQ/R, और लेट्स से ये वाला कुछ √3R है, तो ये 2R, तो VD होगा 2 इंटू KQ/2R। क्या ये बात समझ में आई सबको? बहुत जल्दी में करके दिखाया मैंने। ठीक है, तो VC माइनस VD निकाल सकते हैं, पर अगर तुमने मुझसे VA माइनस VC पूछा तो मुझे लिखना पड़ेगा VA पोटेंशियल एट A KQ/0 प्लस KQ/2R। समझ गए गड़बड़? माइनस VC अभी भी कैलकुलेट हो जाएगा KQ/R प्लस KQ/R, पर I cannot deal with this. This will tends to infinity. So this will never be asked. Okay? पता नहीं, मैंने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया इस चीज को, हटा, दो ही बना देता इससे अच्छा मैं। एक प्लस क्यू है A पॉइंट पर और एक प्लस क्यू है B पॉइंट पर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते हम? पोटेंशियल एट A कैलकुलेट नहीं कर सकते, C कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल एट C इज पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस क्यू एट A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू प्लस क्यू एट B। अब समझ में आती है बात? C पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से और C पॉइंट तक आने में कितनी दिक्कत होगी इस चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल को बोलने लग जाओ C पॉइंट पर आने में कितना मेहनत करनी पड़ेगी इस चार्ज की वजह से, और C पॉइंट पर आने में कितना मेहनत करनी पड़ेगी इस चार्ज की वजह से। ऐड करना है A वाले चार्ज की वजह से KQ/R और B वाले चार्ज की वजह से भी KQ/R। इज दैट क्लियर? ओके, पर अगर पोटेंशियल एट A पूछूं तो पोटेंशियल एट A चार्ज एट A ये टर्म नहीं लिख पाऊंगा। पोटेंशियल एट A ड्यू टू चार्ज एट B मैं लिख लूंगा। समझ में आ रही है? पहले टर्म में मुझे KQ/0 लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन, दूसरे में KQ/2R लिखना पड़ेगा। अब देख लो, अब आई बात समझ में? हाँ, VA ड्यू टू Q एट A VA नहीं होगा, इस पॉइंट पर इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज लेके आना है या 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, तो दोनों अपोज करेंगे, दोनों की वजह से A पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए ना। कुछ समझ में आई बात? ठीक है, हटा। क्वेश्चन यहाँ पर है चार्ज प्लस Q, यहाँ पर है चार्ज प्लस 2Q। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस है 3R का, और ये पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस है 4R। ठीक है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। एक और पॉइंट दे रहा हूं बच्चों, देख लेना। 4R पर एक इस तरफ पॉइंट है और एक इस तरफ पॉइंट है। ठीक है, नेमिंग A भी करनी पड़ेगी मुझे। ये A है और यहां पर B है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट A अपॉन पोटेंशियल एट B। पापा आपकी होगी? हाँ भाई, पोटेंशियल एट A कितना लिखा? KQ/4R। इस चार्ज की वजह से A तक पहुंचने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी पर कूलम। क्या ये बात समझ में आने लग गई? प्लस K2Q/5R। इस चार्ज की वजह से A तक पहुंचने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, किसी भी रास्ते से आओ इतनी ही करनी पड़ेगी। स्केलर क्वांटिटी ऐड कर दो, इसको क्या आएगा? ये 25 प्लस 8 13 KQ/20R। ठीक है, अब B पॉइंट का पोटेंशियल KQ/4R तो सेम रहेगा, A और B दोनों पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम होगा। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है Q चार्ज, चाहे इधर से इंफिनिटी से लेके आओ या इधर से इंफिनिटी से लेके आओ, B पॉइंट पर पहुंचने का वर्क डन Q चार्ज की वजह से सेम होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये A तक आने में भी उतना ही रोकेगा जितना B तक आने में रोकेगा। दूसरे वाले चार्ज का डिफरेंस हो जाएगा K2Q/7, और इनको ऐड करने से कुछ और आएगा 7 प्लस 8 15 KQ/28R। क्या सबको आई बात समझ में? क्या? हाँ B। बेटा क्या कंफ्यूजन है? B को भूल जाओ। A पॉइंट का पोटेंशियल लिखने में कोई दिक्कत है? पोटेंशियल का क्या मतलब है? A पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। तो Q कितना है? Q और R कितना है? 4R।
ये वाला टर्म समझ में आया। अब इस पॉइंट तक लाने में टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ये वाला चार्ज भी तो अपोज करेगा, नहीं करेगा? ये भी तो रिपेल करेगा भाई, जब रास्ते में लेके आ रहे होगे उसको। तो इसकी वजह से अपने से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए? के क्यू बाई आर। इसका क्यू है 2q और आर है 5r। आई बात समझ में? हटाओ इसको, सिर्फ नीचे वाले को बनाते हैं। इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, ये 4r है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, जब इंफिनिटी से चार्ज को लेके आएंगे इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोजीशन झेलना पड़ेगा? के क्यू बाई 4r। और इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोजीशन झेलना पड़ेगा? के क्यू बाई 7r। ये कितना डिस्टेंस है? 7r। ये कितना चार्ज है? तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, तुम कुछ तो तुम लोग ऐसा सोचते हो कि इसका फील्ड इधर से निकला और ये रास्ते में आ गया तो बस खत्म हो गई कहानी। नहीं भाई, इसका फील्ड सब जगह होगा, इधर भी होगा। समझ रहे हो? ओके, चलो तो ठीक है, तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। नॉट एक्चुअली बैड कंसीडरिंग द टॉपिक। अब मुझे वैसा क्वेश्चन देना पड़ेगा जिस तरह का आता है एक्चुअली। ठीक है, तो जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो यूजुअली कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ये L है, ये L है, और एक पॉइंट है √3L डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट है 2√2L डिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम B to A। देयर शुड बी अ पॉइंट जहां पर तुम बोलो कि सर पक गए, आप एक ही काम बार बार करा रहे हो, हमारे समझ में आ गया, और बस वहीं पर मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, छोटा क्यू आएगा आर्यन। वर्क पूछा है मैंने। पोटेंशियल बताओ पहले। ए का पोटेंशियल कितना लिखे? के क्यू बाई 2r, r मतलब l, के क्यू बाई 2l प्लस के क्यू बाई 2l, दैट 2 पहला टर्म सब लोगों ने सही लिखा, आई होप। ये वाला डिस्टेंस 2l आएगा दोनों से, और ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली 3l आ जाएगा। ये वैल्यूज अच्छी होती हैं काफी, 3l। तो एक चार्ज से 3l डिस्टेंस पर उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? q बाई 3l। इसका मीनिंग समझ लो, पकड़ लो बस। इस पॉइंट पर इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? के क्यू बाई 3l। किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि ये अपोज करेगा। दूसरी वजह से भी के क्यू बाई 3l, तो ये हो गया के क्यू बाई 3l। ओके, और अब बी से, बस बी से ए तक का करना है। q इंटू वी ए माइनस वी बी, फिर माइनस कर करा के के क्यू बाई 3l आ जाएगा। ठीक है, तो के क्यू बाई। ठीक है, तो आज की क्लास में एक्चुअली हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा, पर दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप पोटेंशियल के क्वेश्चंस सही करने लगे तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सब लोग कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऑप्शन में हमेशा प्लस और माइनस दोनों के ऑप्शन गिवन होते हैं। दोनों हमें जब 50-50 चांस ही रहता है सही है गलत होने। ठीक है, अच्छा, और हमें अभी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अभी हमको कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होने चाहिए, जैसे कि सेकेंड वुड बी ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब ये जो इंफिनिटी वाला लाइन चार्ज था उसकी वजह से। तो ये बहुत ही इजी होता है, तो मैं जाते जाते बता देता हूं। ए से बी तक का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी वैल्यू होती थी, याद है किसी को कितनी होती थी? लैम्डा एक्स, हाँ मतलब आर मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो वी ए माइनस वी बी हमने फॉर्मूला सीखा ई डॉट डी आर, तो उसकी जगह ई डॉट डी एक्स कर सकता हूं मैं। ए से बी तक मान लो ए की डिस्टेंस स्मॉल ए और बी की डिस्टेंस स्मॉल बी, तो एक ही लाइन में आ गया। ये मुझे रबर का शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, कुछ आर दबाते ही रबर अपीयर हो जाए। के 2k लैम्डा बाई एक्स इंटू डी एक्स गोइंग फ्रॉम इनिशियल डिस्टेंस x की कितनी है? a, और फाइनल डिस्टेंस कितनी है? b। तो dx अपॉन x क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन याद है ना सबको? नहीं है? हाँ, ln x log x टू द बेस e, ln x बोल सकते। गोइंग फ्रॉम a टू b, लिमिट्स पुट किए 2k लैम्डा ln b माइनस ln a, विच कैन बी रिटन एज, मैं लिख देता हूं, va माइनस vb इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln b बाई a। इज दैट क्लियर? अगर
मैंने ए या बी पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश की, मतलब ये इंटीग्रेशन मैंने ए से इंफिनिटी तक लगाया, तो ये दोनों इंफिनिटी को रीच कर जाएंगे. VA एंड VB बोथ टेंड्स टू इंफिनिटी, वी कैन नॉट कैलकुलेट देम. ओके, कोई कुछ थ्योरेटिकली पूछ ले कि VA की वैल्यू, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. When we try to do that, हमारा इंटीग्रेशन इंफिनिटी रीच कर जाएगा. तुम अभी सोच सकते हो कि यहां पर ln b से a या a से b में अगर इनफाइनाइटी आया ना, तो ln इंफिनिटी हो जाएगा, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो फॉर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज you can calculate the potential difference between 2 points. You cannot calculate the absolute potential at any one of them. क्या ये बात समझ में आई? It actually tells you that real life में infinitely long line charge नहीं हो सकता. Okay? It just tells you that. क्योंकि अगर किसी चीज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो पोटेंशियल इनफाइनाइटली हाई है. इसका मतलब उस चीज को बनाना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ठीक है, चलेगा, हमें रियल लाइफ में नहीं जाना. जस्ट रिमेंबर दिस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एब्सोल्यूट वुड हैव बीन इंफिनिटी. लिख लो इसको. अनायशा कम हियर, अनायशा कम हियर, फिजिक्स पढ़ाते हैं हम. आ जाओ. पापा हम नहीं पढ़ाते. पढ़ा देंगे. हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, अंशु को पढ़ाऊंगा. अच्छा, बोलो बोलो बोलो, रिपीट आफ्टर मी. लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. Because Because it will tend to infinite. find. पूरी बात बोलो. बट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, अब बोलो. पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कर सकते? ठीक है बच्चों, लिख लिया ये. ठीक है, लाइन चार्ज हो गया क्या? भूलेगा नहीं ना. ऐसे ही करवाया करूंगा. आज क्लास में कोई बच्चा था, कुछ तो कैलकुलेशन में परेशानी कर रहा था, तो मैंने बोला कि 2 महीने बाद मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगा और वो सिखाएगी. उसके बाद तुम जिंदगी में गलत नहीं करोगे. तो लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज हो गया है, स्फीयर और रिंग रह गया है. ये मैं नेक्स्ट क्लास में शुरुआत नहीं करा दूंगा. प्लीज फिनिश पोटेंशियल और फील्ड के क्वेश्चन. 90% हो जाएंगे, सिर्फ रिंग और स्फीयर के नहीं होंगे. वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा. ओके, ऐसा होता है. तो अभी सिखा सकता हूँ वो क्वेश्चन में. अगर इस पे 20 कूलम है और इसकी रेडियस r है, और इस वैसे ले लूं, वेरिएबल ले लूं, अच्छा, पर q चार्ज है और इस पे 2q चार्ज है और इसकी रेडियस 4r है. तो इनको जब मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों एक वायर से, या थोड़ी देर के लिए टच किया फिर दूर कर दिया, तो जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करूंगा वायर से, तो इनके बीच करंट फ्लो होगा. करंट क्या? चार्ज फ्लो होगा. और वो चार्ज क्यों फ्लो होगा? क्योंकि नदी में अगर आपने एक पाइप कनेक्ट किया, ये पाइप भी तो है, वाटर कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. समझ रहे हो? वाटर टैंक्स में अगर आपने पाइप कनेक्ट किया, तो चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक चार्ज इक्वल हो जाता है. नहीं नहीं नहीं, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. इज दैट क्लियर? हाँ, मतलब एक इधर पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है, और एक इधर पाइप है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है. पर जब कनेक्ट करोगे तो पानी किधर फ्लो करेगा? छोटे वाले से बड़े वाले. जबकि बड़े वाले में बहुत सारा पानी है, फिर भी छोटे वाले से बड़े वाले में करेगा, क्योंकि वो इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से पोटेंशियल किसका ज्यादा है. इस केस में एक्चुअल में इसका पोटेंशियल है KQ/R और इसका पोटेंशियल है K2Q/4R. ये समझने वाली बात है कि मैंने इसका पोटेंशियल सिर्फ अपने चार्ज की वजह से लिखा और इसका पोटेंशियल सिर्फ इसके चार्ज की वजह से लिखा. मैं अज्यूम कर रहा हूं इन दोनों के बीच गैप इंफिनिटी है, जबकि ऐसा नहीं दिया होता. पर अगर अज्यूम नहीं करूंगा तो मुझे लिखने में बहुत दिक्कत होगी. ओके, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो एक दूसरे की जगह पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत टफ होगा. तो मैं इसका पोटेंशियल सिर्फ इसके चार्ज की वजह से लिख रहा हूं और इसका पोटेंशियल सिर्फ इसके चार्ज की वजह से लिख रहा हूं, मान के कि इनके बीच गैप बहुत बड़ा है. और जब मैंने वायर कनेक्ट किया तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? एक्चुअली छोटे वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, और इधर से कुछ चार्ज चला जाएगा. बेस्ट पार्ट ये, अगर आपने गलत भी अज्यूम किया तब भी आंसर सही आ जाएगा. समझ रहे हो? नेगेटिव आ जाएगा आंसर, पर सही आ जाएगा तुम्हारा. तो इधर से कुछ चार्ज चला गया. क्यों चला गया? ताकि दोनों का पोटेंशियल, तो KQ - Q/R इज इक्वल्स टू
k 2q प्लस q बाई 4r। तो आई थिंक इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, वो हाँ, टच वाले में भी यही एज्यूम करना है कि इनफाइनाइट वायर से कनेक्ट किया है, क्योंकि एक्चुअल में टच वाला वुड हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलो बच्चों कल मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो, प्लीज डाउट पूछो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आस्क मी मोर डाउट। ठीक है।